रहमन ओछे नरन ते रखो बैर ना प्रीत, काटे चाटे स्वान के दो भांत विपरीत। नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके से दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली शराब घोटाले के गैंग के सरगना केजरीवाल ने अपनी रिक्यूज एप्लीकेशन फाइल की और जज साहिबा जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने उनको अनुमति दे दी कि वो अपनी बात रखें। केजरीवाल ने कहा कि मैं वकील नहीं रखूंगा, इसका सॉलिसिटर जनरल ने विरोध किया था। और इस दौरान जो ऑफिस आवर होते हैं उसके बाद भी जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने इस मामले की सुनवाई की थी। केजरीवाल सुनवाई से बाहर चला गया और उसके बाद अपने वकीलों से जो पहले रट के आया था उसी तरीके की कुछ चीजें पूछ के उसने बाद में दावा किया कि उसे रिजॉइंडर यानी कि अपना काउंटर देने का मौका नहीं दिया गया। इसके बाद केजरीवाल ने एक बार फिर से एक नई एप्लीकेशन फाइल कर दी है, एफिडेविट फाइल कर दिया है कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के जो दो बेटा और बेटी हैं, ईशान शर्मा और शांभवी शर्मा, ये गवर्नमेंट के पैनल में हैं, यानी कि सरकारी वकील के तौर पर काम करते हैं। और चूंकि केंद्र सरकार के सबसे बड़े वकील अटॉर्नी जनरल के बाद सॉलिसिटर जनरल होते हैं, तो वो सीधे तौर पर तुषार मेहता के अंडर में काम करते हैं। अब आप सोचिए कि ये सब हो क्या रहा है। और इसीलिए नीति जो होती है, कोई कितना भी विद्वान हो, कितना भी बड़े पद पर बैठा हो, उसे नीति का भी अनुसरण करते रहना चाहिए। यहां मैं नीति का जिक्र केजरीवाल के लिए नहीं कर रहा हूं, बल्कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के लिए कर रहा हूं। उन्होंने उदारता दिखाते हुए दिल्ली के इस महाठग को, जो दुनिया का सबसे बड़ा चंदा चोर है, सबसे बड़ा नौटंकीबाज है, उसको कोर्ट में ड्रामा करने की अनुमति देकर एक बहुत बड़ी भूल कर दी। इससे पहले तमाम जो ज्यूरिस्ट थे, विद्वान थे, लॉ के प्रोफेसर्स थे, उन्होंने भारत के सीजीआई को लेटर भी लिखा था कि केजरीवाल जिस तरीके से जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के ऊपर सोशल मीडिया में आरोप लगा रहा है या लगवा रहा है, वो सीधे तौर पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत आता है। यही बात तुषार मेहता ने भी कही थी, सॉलिसिटर जनरल ने, लेकिन उस समय भी जस्टिस शर्मा ने उदारता दिखाते हुए बार बार उन्हें ये कहा कि आप इसको बोलने दीजिए और मैं इसके आरोपों को सुनना चाहती हूं। जस्टिस शर्मा शायद नहीं जानती थी कि ये आदमी बहुत ही अव्वल दर्जे का शातिर है और एक बार कह के ये इतनी आसानी से छोड़ेगा नहीं। उस खेल को ये सोशल मीडिया पर भी करा रहा था, वहीं से वीडियो रिकॉर्ड कराया गया, उसको भी प्रसारित कराया गया। और जो चैनल इनके पैसे के पेड चैनल हैं, इनके लिए मदद करते हैं, उन सब ने इस पूरे के पूरे ड्रामे को विस्तार से दिखाने की कोशिश की कि केजरीवाल ने किस तरीके से जज साहिबा पर आरोप लगाए हैं। जबकि कार्रवाई के दौरान जो जो केजरीवाल बोल रहा था उस पर ऑब्जेक्शन कर रहे थे सॉलिसिटर जनरल, लेकिन यहां पर जज साहिबा की जो उदारता है वही उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत पैदा करती हुई नजर आ रही है। अगर उन्होंने केजरीवाल की बदतमीजियों को रोकते हुए तभी कह दिया होता कि तुम दायरे से बाहर जा रहे हो, ज्यादा बोलोगे तो कंटेम्प्ट की कार्रवाई हो सकती है, उन्हें शायद केजरीवाल की शातिर पने का पता नहीं था। यही वजह है कि जब केजरीवाल कोर्ट से बाहर चला गया तो फिर दूसरे जो आरोपी या अपराधी थे उनके वकीलों ने भी कहा कि हम भी अब बात रखेंगे, रिजॉइंडर देंगे, केजरीवाल का रिजॉइंडर देंगे। ये सारे ड्रामे किए गए और बाद में केजरीवाल ने उस आरटीआई को आधार बना लिया, जो आरटीआई राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के आने से पहले ही फाइल कराई गई थी। यानी यहां केजरीवाल और उसके साथियों को पहले से पता था कि राउज एवेन्यू कोर्ट से क्या फैसला उन्हें मिलने वाला है और उसकी अगर सीबीआई की तरफ से हाई कोर्ट में अब
रिव्यू फाइल होगी तो वो निश्चित ही जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के पास जाएगा। ये जानकारी कपिल सिब्बल और सिंघवी जैसे वकीलों के मार्फत केजरीवाल को मिल चुकी थी और यही वजह है कि फैसले के आने से पहले ही केजरीवाल ने एक आदमी को आरटीआई लगाने पर लगा दिया और उसने ये सारी चीजें निकाल के बाहर रखी। अब सवाल उठता है कि क्या किसी जज के बेटा बेटी सरकारी वकील के तौर पर काम कर रहे हैं तो क्या वो सरकार के मामलों की सुनवाई नहीं कर सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिक्यूज के जो नियम है उसमें तो यहां तक है कि जो जज होता है उसकी जान पहचान का वकील या वकील का कोई रिश्तेदार उस कोर्ट में नहीं होना चाहिए जज का। लेकिन पिछले दिनों खूब देखने को मिलता था कि जब चंद्रचूड़ सिंह थे तो उनकी अदालत में उनके बचपन का या फिर युवावस्था का किशोरावस्था का जो मित्र था अभिषेक मनु सिंघवी वो केस लड़ता था और उसके पक्ष में फैसले भी होते थे। तीस्ता शीतलवाड़ के केसेस में ज्यादातर ये देखा जाता था चलती अदालत में सिंघवी सिब्बल जैसे वकील घुस जाया करते थे जिनके पारिवारिक रिश्ते ज्यादातर सीजीआई के या उनके पिताओं के साथ रहे होते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो लोग सीजीआई बनते हैं या तो वो बड़े जजों के या पिछले सीजीआई के या बड़े वकीलों के ही रिश्तेदार होते हैं जिनके साथ में सिब्बल सिंघवी जैसे वकीलों के रिश्ते होते हैं। तो जब उस आधार पर रिक्यूज नहीं होता है तो यहां अगर कोई सरकारी वकील है किसी का बेटा बेटी तो उससे सरकार के साथ सेटिंग कैसे कही जा सकती है, उस पर आप सवाल कैसे उठा सकते हैं। इस आधार पर अगर देखा जाए तो ज्यादातर हाई कोर्ट्स के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी जो बहुसंख्यक जज बैठे हुए हैं वो तो विपक्षी पार्टियों से संबंध रखते हैं। तो क्या सरकार ये कह सकती है कि ये आदमी पहले विपक्षी पार्टी में था या विपक्षी पार्टी के नेता का बेटा बेटी है इसलिए जो सरकार है वो दूसरी पार्टी की है उसके केसेस को ये नहीं सुनेगा? एक और बड़ा उदाहरण है, भारत के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं ये गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और इनके जो केस सुनने के लिए आते थे गुजरात हाई कोर्ट में वो ऐसे दो व्यक्तियों के सामने रखे जाते थे जानबूझकर जो कि भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी से नफरत करते थे। उनमें एक थी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की बेटी अभिलाषा सिंह और दूसरे थे लालू यादव की पार्टी के एक नेता रहे जो बाद में बिहार के एडवोकेट जनरल बने और फिर उन्हें बना दिया गया गुजरात हाई कोर्ट का जज आफ्ताब आलम। ये बाद में सुप्रीम कोर्ट के भी जज बन गए थे और उन्हीं के यहां तमाम ये मामले जाने लगे थे। लेकिन उस समय या उसके बाद भी कभी भी न नरेंद्र मोदी ने न अमित शाह ने यह सवाल उठाया था कि ये विरोधी पार्टी से संबंध रखने वाले लोग हैं और इनके सामने हमारा केस नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके खिलाफ जो केस है वो झूठा है और वो अगर सच के साथ है तो उनका कोई भी व्यक्ति जज बन जाए उन्हें सजा नहीं दे सकता है। लेकिन यहाँ केजरीवाल और उसके साथी जो घोटाले गैंग के लोग हैं वो सब जानते हैं कि इस मामले में अगर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा सुनवाई करेंगी तो उन्हें सजा जरूर होगी। तो क्या ये पूरा का पूरा शराब घोटाला गैंग ये कहना चाहता है कि दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के अलावा कोई और ईमानदार जज नहीं है? जबकि हमारा ऐसा मानना नहीं है। हर हाई कोर्ट में एक दो यशवंत वर्मा हो सकते हैं, दो चार पांच हो सकते हैं, लेकिन अगर ये कहा जाए कि हर हाई कोर्ट के अंदर सभी जज यशवंत वर्मा है तो ये बहुत बड़ा झूठ होगा। मद्रास हाईकोर्ट का उदाहरण हम बार बार देते रहते हैं कि वहां तो समझ लीजिए कि ज्यादातर जज निष्ठावान है, ज्यादातर जज न्याय करते हुए नजर आते हैं। कुछ हाईकोर्ट से कुछ एक दो उदाहरण आ जाते हैं। यहां जिस तरीके से केजरीवाल और उसके साथियों या उनके वकीलों की जो कोशिश है कि इस मामले से किसी भी तरीके से किसी भी हद तक गिर के जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को
हटाने की कोशिश की जाए, जिससे वो केस को छोड़ दें और फिर इन लोगों को समय मिल जाए अपनी बेगुनाही के ड्रामे को ज्यादा आगे बढ़ाने का। क्योंकि जिस तरीके से राउज रेवेन्यू कोर्ट के जज ने फैसला दिया है, अगर कोई भी संविधान सम्मत निर्णय देने वाला जज होगा, वो उस मामले में इस पूरे के पूरे गैंग को सजा ही देगा, इनकी सजा को बरकरार रखेगा। क्योंकि यहां तो ट्रायल से पहले ही जो कॉग्निजेंस नहीं लिया गया चार्जशीट का, और इन सबको डिस्चार्ज कर दिया गया है। जबकि इस मामले का मिनी ट्रायल पहले हाई कोर्ट में भी हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट में भी हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में कई दिन इस पर बहस हुई थी। वहां बार बार यही बात पर बहस हुई थी कि केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, या जो दूसरे आरोपी है, इन सब के खिलाफ प्राइमा फेसी यानी कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है। इतने साक्ष्य मौजूद हैं जिसके आधार पर इनकी गिरफ्तारी को गलत नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन जो राउज रेवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज थे, पता नहीं उन्होंने कैसे और किस दूरबीन से उन तथ्यों को खंगाला कि जो अपराध की जो स्थिति है वो सुप्रीम कोर्ट को दिख रही थी, हाई कोर्ट को दिख रही थी, और तो और कपिल सिब्बल सिंघवी जैसे जो वकील थे इस पूरे के पूरे गिरोह के, उन सबको भी महसूस हो रही थी, वो उस दूरबीन में बिल्कुल भी दिखाई नहीं दी। और इसके आधार पर बिना ट्रायल चलाए, बिना कॉग्निजेंस लिए उन सब अपराधियों को न केवल डिस्चार्ज कर दिया गया, बल्कि सीबीआई के इंक्वायरी ऑफिसर्स के ऊपर ही सवाल उठा दिए गए। यहां दूसरा सवाल तो यह भी बनता है कि किस तरीके से केजरीवाल ये पूरा ड्रामा करता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने मौका दे दिया था, तो ममता बनर्जी ने वहां ड्रामा किया था। केजरीवाल ने, आपको याद होगा, पिछले साल भी ऐसा ही ड्रामा किया था, जब राउज रेवेन्यू कोर्ट में इसने कहा था कि मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। और जिस समय केजरीवाल ने राउज रेवेन्यू कोर्ट में बात रखी थी, इसकी पत्नी ने उसका वीडियो बनाया था और उस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिससे कि चुनावों में उसका फायदा उठाया जा सके, लोगों को यह मैसेज दिया जा सके कि देखो केजरीवाल इतना ईमानदार है कि इसने राउज रेवेन्यू कोर्ट के जज के सामने भी अपनी ईमानदारी के सबूत दिए हैं। वही कोशिश केजरीवाल और उसकी पार्टी के द्वारा हाई कोर्ट में जो कुछ हुआ उसको लेकर हुई। हालांकि बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को यह आदेश दिया कि इस वीडियो के प्रसारण को रोका जाए। जो लोग इस वीडियो का प्रसारण करके जज की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। लेकिन फिर सवाल वही बनता है, हम तो ये कहेंगे कि आप ऐसे व्यक्ति को मौका ही क्यों दे रहे हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जिन्हें कि राजनीति का अब तक का बहुत, या फिर कहेंगे सबसे बड़ा चिंतक कहा जाता है, उन्होंने कहा था कि दुश्मन को या दुष्ट व्यक्ति को कभी भी आपको मौका नहीं देना चाहिए। केजरीवाल को जिस तरीके से सुनवाई का मौका दिया या फिर ये आरोप लगाने का मौका जस्टिस शर्मा ने दिया है, अब उसको ही इससे सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। उन्होंने हालांकि ये फैसला रिजर्व रखा था और बुधवार तक इस मामले में तमाम लोगों को अपने लिखित सबमिशन देने की भी बात की थी। अब उस मामले में जिस तरीके से केजरीवाल ने नया सबमिशन दे दिया है या एफिडेविट दे दिया है, उसके बाद फिर से ये 2-4 दिन के लिए फैसला लटक जाएगा। हो सकता है अगले हफ्ते आए या फिर कल भी आ सकता है। लेकिन इस तरीके से केजरीवाल, अगर कोई दूसरा जज किसी तरीके से कोई और अच्छे जज को मिल जाता है, तो इससे केजरीवाल को कई फायदे होने वाले हैं। एक तो जो नया जज आएगा उसको पूरा मामला फिर से पढ़ना पड़ेगा, फिर केजरीवाल और उसकी जो टीम है उस जज के खिलाफ भी अगर इसी तरीके के कुछ मामले उठाकर लाएगी और फिर से केजरीवाल कहेगा कि मुझे डर है कि आपका फलानी फलानी पार्टी से संबंध रहा है, आप मेरे को सजा दे देंगे, यानी यहां अपराधी ये कह रहा है कि ये जज मुझे सजा दे ही देगा, इसलिए मेरी सुनवाई इससे नहीं कराई जाए।
दूसरे शब्दों में कहें तो केजरीवाल और उसका पूरा का पूरा जो ये गिरोह है, ये चाहते हैं कि कोई यशवंत वर्मा जैसा जज इन्हें मिल जाए, जिसके माध्यम से, जैसे इन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिल गई है जहां पर चार्जशीट को संज्ञान में नहीं लिया गया और इन्हें बिना ट्रायल के ही डिस्चार्ज कर दिया गया, उसी तरीके से ऐसा कोई जज मिल जाए जो सिंघवी, सिब्बल या इसी तरीके के दूसरे वकीलों के कुतर्कों को सुनकर इस डिस्चार्ज को सही साबित कर दे और ये लोग दुनिया में या पब्लिक में जाकर ये दावा करें कि देखिए, पहले स्पेशल कोर्ट ने हमारी कट्टर ईमानदारी पर मोहर लगाई और अब हाई कोर्ट ने भी हमें कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे दिया है। जबकि ये सारे लोग जानते हैं, इनके परिवार के लोग जानते हैं, जो वकील इनकी दलीलें दे रहे हैं वो सब जानते हैं कि ये लोग शराब घोटाले में लिप्त रहे थे, लेकिन उसके बावजूद बेशर्मी की हद देखिए कि ये लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि वो कट्टर ईमानदार हैं, क्योंकि मीडिया इनसे सवाल नहीं पूछता है। मीडिया को केजरीवाल ने 11 साल सत्ता में रहते हुए इतना पैसा दिया कि वो वही करते हैं जो केजरीवाल के मीडिया वाले, जो उसके कर्मचारी हैं, वो उनसे करवाते हैं। सवाल यहां ज्यूडिशरी की साख का है और इस पर सीजीआई को संज्ञान लेना ही चाहिए कि एक व्यक्ति जो घोटाले में जेल तक रह के आ गया है, वो एक जज को न केवल अपमानित करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि अब तो उनके बच्चों पर भी सवाल उठा रहा है, उनकी निष्ठा पर सवाल उठा रहा है। ये कहने की कोशिश कर रहा है कि उनके जो बच्चे हैं वो सरकारी वकील हैं, सरकार के, केंद्र सरकार की तरफ से उनको पैसा मिलता है, इसलिए ये जो जज साहिबा है ये सरकार के पक्ष में फैसले लेती हैं या ले सकती हैं। साफ तौर पर ये बहुत बड़ा मुद्दा है और जैसे एनसीईआरटी के मामले में सीजीआई बहुत ज्यादा जल्दी उन्होंने एक्शन लिया था, तमाम फैसले दे दिए थे, इस मामले को उन्हें गंभीरता से लेना चाहिए, नहीं तो आने वाले दिनों में हर अपराधी यही दावे करेगा और जिस भी जज से उसे ये आशंका होगी कि ये जज ईमानदार है, उसके गुनाहों की सजा उसको दे देगा, तो वो इसी तरीके से कोर्ट में मांग करेगा कि इस जज के द्वारा मेरी सुनवाई नहीं होनी चाहिए, यानी कि जस्टिस को डिले कराने की कोशिश करेगा। और जस्टिस डिले का मतलब होता है अपराधियों की मौज, पीड़ितों की परेशानी। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, अपनी राय दीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। और हम जो कॉलेजियम के ऊपर एक सर्वे चला रहे हैं, उसमें अगर आप उसमें भाग लेना चाहते हैं, लोगों की राय लेना चाहते हैं, मेल कीजिए, हम वहां से आपको वो लीफलेट भेज देंगे, उसको प्रिंट करा के, फोटोकॉपी करा के आप उस पर लोगों की राय ले सकते हैं और जो पता हम देंगे उस पर भेज सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।